नमस्कार, मैं ऋतिक झा। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी जिला के जाने-माने समाज सेवी सह लोकसभा भावी सांसद उम्मीदवार विकास कुमार जी। आइए इनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानते हैं मधुबनी के प्रति इनका क्या राय है, अपने क्षेत्र के प्रति इनका क्या राय है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ऋतिक जी, आप आए इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने ऑडियंस हैं उनके साथ बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आप अपना छोटा-सा परिचय दे दीजिए। जी, मैं यही मधुबनी जिला का लड़का हूँ। यहाँ मधुबनी जिला में मेरा जन्म हुआ और हमारे दादाजी यहीं पे, हमारा पैतृक गांव भी मधुबनी जिला का है। इसके बाद मैं पढ़ाई मेरी बाहर हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद मैंने बैंगलोर में एक नौकरी की, एक मल्टीनेशनल के साथ। और उस नौकरी को करते हुए कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल किया। लेकिन हमेशा से ये इच्छा थी कि समाज सेवा और लोगों की सेवा के लिए काम करें। तो इसको नज़र में रखते हुए मैंने अपना काम शुरू किया। अब आप ये शायद पूछेंगे कि अपना काम और समाज सेवा में क्या तालमेल है। तो देखिए, नौकरी में रहते हुए तो इतना समाज सेवा में काम में समय नहीं दे सकते हैं, और इसी को सोचते हुए हमने अपनी अपनी बिज़नेस शुरू की। अपना बिज़नेस का विस्तार किया, 5 देशों में हमने अपना बिज़नेस किया। पिछले कुछ एक सालों में मैं सिंगापुर में रहा, मैं इंडोनेशिया में मैंने बिज़नेस किया, फ़िलीपींस में किया, लेकिन वो मेरा व्यावसायिक परिचय है। अब मैं पिछले 2 साल से मधुबनी के लोगों की सेवा में पूरी तरह समर्पित हूँ। जैसे आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार सांसद के लिए उभरते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जो हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप मधुबनी क्षेत्र ही क्यों चुने हैं? मधुबनी जिला में 2-2 है क्षेत्र है, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो आप मधुबनी ही क्यों चुने हैं? जैसा कि मैंने कहा कि मैं मधुबनी जिला का हूँ, तो इसीलिए मधुबनी मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस है। बाकी कई सारे ज़िले हैं, लेकिन मधुबनी मिथिला भर में, यानी मधुबनी और झंझारपुर, कुछ हद तक दरभंगा और सुपौल वगैरह में जो प्रगति हुई, जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी उससे नहीं हुई, उस रफ्तार से नहीं हुई है प्रगति। अब मधुबनी में चूँकि मेरा गृह जिला है, इसलिए हमने मधुबनी का क्षेत्र चुना है। जैसे आप बताएं जो 2 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा के दौरान आपने मधुबनी जिला में पूरा भ्रमण किए होंगे। उस भ्रमण के दौरान मधुबनी जिला में आपको क्या कमियां नजर आई? आप उस कमियों को कैसे पूरा करेंगे? मधुबनी के पूरे जिला में करीब करीब 1100 गांव हैं, और अगर मधुबनी के लोकसभा क्षेत्र को देखें तो उसमें करीब करीब 400 साढ़े 400 के करीब गांव हैं। मेरी पिछले 1 साल के अंदर मैंने इन गांव में से कम 60% गांव में खुद व्यक्तिगत रूप से जाके वहाँ की ज़मीनी हालत की समीक्षा की है। अब दूसरा प्रश्न ये था कि यहाँ हमने क्या कमियाँ देखी। कमियाँ तो जाहिर हैं, सड़कों की हालत जर्जर है, अस्पताल है या प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं हैं, और स्कूलों की हालत बहुत ही ख़राब है। स्कूलों की हालत ख़राब होने के कारण आजकल स्कूलों में बच्चे भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं जगजाहिर हैं। इसके अलावा बरसात के सीज़न में कई सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो समस्याएं तो कई सारी हैं। इस सारी समस्याओं को अगर आपको जनता चुन के लाती है तो कैसे पूरा करेंगे? सड़क, जलमग्न होने की समस्या, एजुकेशन की समस्या, हर समस्या पे एक-एक कार्यक्रम है, जो कि जिस कार्यक्रम पे मैंने और जो हमारे कुछ सलाहकार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है और एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है। पर मेरी जो ख़ास फ़ोकस रहेगी, जो ज़ोर रहेगा, वो यहाँ पे मधुबनी में समृद्धि को बढ़ाने के ऊपर फ़ोकस रहेगा। और समृद्धि कैसे बढ़ेगी? युवाओं को रोज़गार दे कर के। तो ये जो है मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न करने की है, और युवाओं को रोज़गार देके और महिलाओं को इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बनाने के लिए मेरा कार्यक्रम है, जिसमें मैं पहले काम करूँगा। एक बात और, फरवरी के 18 तारीख को, यानी इसी महीने की 18 तारीख को, पूरे लोकसभा क्षेत्र से, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से हमने जनप्रतिनिधियों को बुलाया है, और उनके साथ विमर्श होगा, और मैं अपना विज़न और अपना कार्यक्रम उनके समक्ष रखूँगा, उनकी फ़ीडबैक लूँगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों के फ़ीडबैक के बिना कोई भी कार्यक्रम अगर किया जाए तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो 18 तारीख को एक बड़ा-सा कार्यक्रम रखा गया है, और कई सारे जनप्रतिनिधि, करीब-करीब 200 जनप्रतिनिधियों के आने की संभावना है। उनके साथ मिलके इस कार्यक्रम को एक कॉन्क्रीट रूप दिया जाएगा। मधुबनी के जनता, आपके जो लोकसभा क्षेत्र के जनता आपको ही क्यों चुनेंगे? क्योंकि जीतने से पहले नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, जो हम ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, पर जीतने के बाद वो उस जनता को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको कुर्सी पे बैठाया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
एकदम सही बात है और लोगों में ये जो भावना है कि नेता चुनाव के समय आते हैं, बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, ये बिल्कुल सही है और इसका मैंने विशेषकर ध्यान रखा है। जब तक चुना नहीं गया तब तक अपने लेवल पे मैंने जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। 2-250 परिवार ऐसे हैं जहाँ के लड़कों को मैंने रोज़गार दिलवाया है, जिसके कारण उनकी आज रोज़ी-रोटी चल रही है। मेरा चुनाव लड़ने का जो पहला मकसद है वो ये है कि अगर हम चुनाव लड़के लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन कर के जाएं तो जिस काम को मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं उसमें विस्तार लाया जा सकता है। 250 नहीं, 2500 नहीं, 2.5 लाख लोगों की जिंदगियों पे प्रभाव डालने का मेरा प्रयास रहेगा। जैसे बिहार की शिक्षा स्थिति को आपने भी गंभीरतापूर्वक देखा होगा, तो शिक्षा स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? अपने क्षेत्र में जो शिक्षा की नीति देखते हैं, शिक्षा में कमियाँ देखे आपने, स्कूलों में स्कूल तो बहुत सारे हैं, पर उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षक मौजूद नहीं है, जो उस लेवल तक पढ़ाया जा सके बच्चों को। तो उस विषय में आप क्या प्रयास करेंगे जो शिक्षा स्तर और शिक्षा नीति में सुधार आए? जैसा कि आपने कहा ऋतिक कि स्कूल तो कई सारे हैं, लेकिन कुछ एक स्कूलों को छोड़ के बाकी स्कूलों में पढ़ाई की परिस्थिति और जो जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है वो बहुत ही ख़राब है। पर अपवाद हैं और अच्छे अपवाद हैं इसके। कल मैं बिस्फी गया था और बिस्फी में परसौनी में एक स्कूल को विज़िट करने का मुझे मौका मिला और बहुत प्रसन्नता हुई वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर राजेश जी से बात करके। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और उनका कहना है कि उनके स्कूल को उतना ही फंड मिलता है जितना कि बाकी स्कूलों को मिलता है। वहाँ के टीचर पढ़ाई में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व थे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में संभव है। इसके लिए जो लोकल स्तर के हेडमास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों का प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो इससे बन के ये आता है कि अगर राजू जी जैसे लोग हैं जिनको इस जो पूरा प्रबंध है इसमें अब केवल एक स्कूल में नहीं बल्कि बाकी स्कूलों के भी काम में मदद करने का मौका मिले, एक ट्रेनिंग सेंटर वो वहाँ खोलें जहाँ बाकी ज़िला के स्कूल के हेडमास्टर्स वहाँ जाके ये प्रशिक्षण ले सकें कि किस तरीके से स्कूल में स्वच्छता लाई जा सकती है, स्कूलों की टॉयलेट्स अच्छे हों, कैंटीन में खाना मिल रहा हो। कल मैंने देखा कि ये भ्रांति है लोगों में कि सरकारी स्कूलों में केवल खिचड़ी बँटता है। अधिकांश स्कूलों में खिचड़ी बँटता है, पर कल मैंने अपनी आँखों से देखा कि खाना अच्छा बन रहा था बच्चों के लिए और उसके साथ-साथ फल भी बच्चों के लिए रखे हुए थे। तो ये संभव है, वही फंडिंग हर स्कूल को अवेलेबल है और राजू जी जैसे लोगों को और प्रोत्साहित करना होगा और उसके लिए एक मैनेजमेंट का प्रयोग करना होगा वहाँ पे। अगर ये सब ठीक है, आपका राय तो बहुत ही अच्छा है। अगर खिलाड़ियों की बात किया जाए मधुबनी जिला के लिए, तो खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा सुविधा नहीं है, प्रदान नहीं किया गया है सरकार की तरफ से या फिर किसी संस्था की तरफ से, जो खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए। और दूसरी बात तो ये अपने ज़िंदगी के उज्ज्वल भविष्य के लिए वो लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, दर-बदर भटक रहे हैं। मधुबनी में ऐसा एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र के खिलाड़ी क्यों ना हो, उनके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपको जनता चुनती है, तो उस पे आप क्या काम करेंगे? पहला, मैं 100% आपके इस प्रश्न से वाकिफ़ हूँ, एग्री करता हूँ कि यहाँ पे स्टेडियम होने के बावजूद भी स्टेडियम का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब स्टेडियम के ना होते हुए भी अभी क्रिकेट का सीज़न है, हर गाँव, हर प्रखंड में अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, लोगों में बड़ा जुनून है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो मेरी सीख है कि एक स्टेडियम बनाने से शायद स्पोर्ट्स की जो व्यवस्था है उसमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए हर प्रखंड में 2-3 ग्राउंड्स की आवश्यकता है। स्टेडियम शायद ना बनाना पड़े, पर ग्राउंड्स अगर बच्चों को दिया जाए, वहाँ के युवाओं को दिया जाए और उनके दिशा निर्देश पे उस ग्राउंड की रख-रखाव हो, तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे आपने पूरे मिथिला में लगभग भ्रमण किए होंगे, मधुबनी में भी भ्रमण किए, जो अपना सांस्कृतिक था, जो रीति-रिवाज था, वो कहीं न कहीं पतन होने के कगार पे है। तो उस विषय में आपकी क्या राय है? और जनता के हित में वो सब वापस लाने पे, जो पहले सांस्कृतिक बहुत अच्छा मिथिला का फ़ेमस था, सारा कुछ चलता आ रहा था, कल्चरल को वापस लाने के लिए आपका क्या राय है? मिथिला में और खासकर मधुबनी में कल्चर के नाम पे केवल मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा दिया गया है। हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में कई एक और नए आयाम हैं जिसके बारे में बाहर के लोगों को और ज़िला के लोगों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे एक डांस फॉर्म है झिझिया। झिझिया के डांस फॉर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत कम है। अच्छी बात यह है कि ज़िला में कुछ लोग ऐसे हैं जो झिझिया के प्रति और झिझिया के लिए समर्पित हैं और वो उस डांस फॉर्म को काफ़ी हद तक प्रमोट कर रहे हैं। मेरी ये निजी इच्छा है कि
अगर आप दिल्ली या बम्बई गए हों और ओणम का सीज़न है, तो आप देखेंगे कि केरला समुदाय के लोग जाकर के मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में ओणम के उत्सव के अंतर्गत डांस कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। मेरी ये निजी इच्छा रहेगी कि झिझिया और हमारे जो बाकी डांस फॉर्म्स हैं यहाँ के, जैसे जॉर्जट्टेन हुआ, एक डांस फॉर्म नहीं है लेकिन एक कला का फॉर्म है, इन सब के ऊपर प्रचार हो और मॉल्स में जा कर के जहाँ पे बिहार के कई सारे लोग हैं और बाहर के लोग हैं, उनको भी इन आर्ट फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। तो ये एक कार्यक्रम है, इसके ऊपर गहराई से काम करना है, लेकिन मैंने जैसा कहा प्राथमिकता मेरी अभी ये है कि यहाँ पे रोजगार कैसे उत्पन्न हो और लोगों की समृद्धि कैसे बढ़े। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, जो अपने मधुबनी जिला के जो युवा हैं, जो उधर-बधर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सोच है? अगर वो जनता, आप मधुबनी क्षेत्र की जनता आपको अगर सांसद पद के लिए चुनती है, तो आप उस बेरोजगार जनता के लिए, बेरोजगार युवा के लिए क्या करेंगे? अगर लोग मुझे सांसद के रूप में चुन करके मुझे संसद में भेजते हैं, तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जो कि मैं अपने छोटे स्तर पे, निजी स्तर पे कर रहा हूँ, स्किलिंग का कार्यक्रम, उसमें विस्तार लाने का प्रयास होगा। मेरा ये अप्रोच रहेगा कि पूरे जिला भर में 200 से 300 स्किलिंग सेंटर्स को बनाया जाए, जहां लोगों को पढ़ाई के अलावा युवाओं को जॉब स्किल्स पे ट्रेनिंग दी जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत किया जा सकता है। कई सारी कंपनियां हैं जो न केवल ट्रेनिंग देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, पर युवाओं को नौकरियां भी प्रदान करती हैं ट्रेनिंग के बाद। तो ये सारा कार्यक्रम मेरा होगा और मेरी मधुबनी के लोगों के प्रति ये प्रॉमिस है कि आप अगर मुझे अपना सांसद बना के भेजेंगे, तो स्किलिंग पे और प्रशिक्षण पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाया जाएगा, उसमें बहुत सारा विस्तार आएगा। इसके अलावा और प्रयास जो हमारा ये रहेगा, जो मधुबनी के जनता के बीच एक बड़ा सा मुद्दा है और दिल को छूने वाला मुद्दा है कि यहाँ पे 3 चीनी मिल थे और तीनों चीनी मिल अब ठप पड़े हैं। तो ऐसे इन चीनी मिलों को फिर से प्रोडक्शन में लाना, इसका प्रयास रहेगा। और इसके अलावा बड़ा एक प्रयास रहेगा कि यहाँ पे लघु उद्योग और मीडियम साइज उद्योगों को लाना। ये काम आसान नहीं है, लेकिन इस काम के प्रति मैं एकदम प्रतिबद्ध हूँ और ये लाया जा सकता है कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप बने और इसके तहत युवाओं को यहाँ लोकली नौकरियाँ मिलें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, ऋतिक।